नमस्कार दोस्तों, अतुल्य भारत ज्योग्राफी के इस डिजिटल मंच पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम अतुल्य भारत एकेडमी के जो ज्योग्राफी के नोट्स हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि किस प्रकार से पिछले स्कूल लेक्चरर एग्जाम 2020 में 120 में से लगभग 110 से ज्यादा प्रश्न सीधे के सीधे हमारे नोट्स में से आए हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एक बार पूरा देखिएगा। ये उन विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है जो स्कूल लेक्चरर ज्योग्राफी की तैयारी कर रहे हैं और जिन्होंने कोचिंग की सहायता नहीं ली है या फिर अपने अंतिम प्रयास की ओर है कि ये उनके लाइफ का अंतिम प्रयास है। अगर इस बार नौकरी लग गई तो ठीक। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अतुल्य भारत एकेडमी पर हमने ज्योग्राफी स्कूल व्याख्याता के नोट्स काफी कम कीमतों में अवेलेबल कराए हैं ताकि जो विद्यार्थी कोचिंग संस्थानों से नहीं जुड़े हुए हैं और स्वयं के स्तर पर ही तैयारी कर रहे हैं उनको एक ऑथेंटिक पाठ्य सामग्री काफी कम दामों पर उपलब्ध करवाई जा सके। आप लोग अतुल्य भारत एकेडमी की एप्लीकेशन पर जाकर देखेंगे कि वहां पर ज्योग्राफी के नोट्स काफी कम दामों लगभग 49 रुपए से ही प्रारंभ है और आपको पूरे नोट्स खरीदने की जरूरत नहीं है, बल्कि जिस पार्ट का आपके पास मैटर अवेलेबल नहीं है आप केवल उस पार्ट को खरीद सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपको लगता है कि जलवायु विज्ञान क्लाइमेटोलॉजी वाला पार्ट आपका अच्छा है और आपको जियोमॉर्फोलॉजी वाले पार्ट में अगर दिक्कत आ रही है तो आपको क्लाइमेटोलॉजी वाला पार्ट परचेज करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जिसकी आवश्यकता है वो वाला पार्ट ही आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा वहां पर जो वीडियो क्लासेस है वो भी पूरी एक साथ ना लेकर आपको जिस टॉपिक की जरूरत है वो आप काफी कम दामों, कहने का मतलब है मात्र 10 रुपए से आप टॉपिक प्रारंभ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्कूल लेक्चरर एग्जाम 2020 में आए हुए प्रश्न पत्र की। तो आप देखेंगे कि क्रम से ही लगभग सभी सवाल हमारे नोट्स में से आए हैं। आप देखेंगे कि नोट्स की जो प्रारंभ की लाइनें हैं कुछ वो ही लाइनें वैसी की वैसी उठकर आपके प्रश्न पत्र में आ गई हैं। तो आप देखिए कि किस प्रकार से हमारे प्रश्न पत्र में प्रश्न पूछे गए हैं। पहले हम प्रश्न देखेंगे, उसके बाद हम हमारे नोट्स में देखेंगे कि वो लाइन कहां पर लिखी हुई है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें प्रश्न पत्र में तो आप यहां पर देखिए पहला ही प्रश्न, जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी एक सरल रेखा में है तो ज्वार होगा। ठीक है, यह सिजगी की स्थिति है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी क्या होते हैं, तीनों एक ही सीधी लाइन में होते हैं तो इसको युति, वियुति या फिर क्या कहा जाता है, सिजगी कहा जाता है। तो यहां पर देखिए हमारे नोट्स में साफ लिखा हुआ है कि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीधी लाइन में होते हैं तब कौन सा ज्वार आता है, वृत्त ज्वार या फिर दीर्घ ज्वार का आरंभ होता है। इसके बाद यदि हम दूसरे प्रश्न की बात करें तो आप यहां पर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी महासागरीय धारा नहीं है। 4 आपको यहां पे धाराओं के नाम दिए गए हैं। तो अपने नोट्स में अपन यहां देखेंगे कि जब हमने यहां पर हिंद महासागर की धाराएं पढ़ी तो हिंद महासागर की धाराओं में अघुल्हास की धारा जो कि एक गर्म धारा का उदाहरण है, साफ लिखा हुआ है कि हिंद महासागर की धाराएं, फिर गर्म धारा है और उसके बाद आप देखेंगे कि अघुल्हास की धारा यहां पर लिखा हुआ है। इसके बाद यहां पर आप देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, वापस समुद्र विज्ञान में से है कि निम्नलिखित में से किस सागर या अथवा झील में लवणता सर्वाधिक है। ठीक है, ऑप्शंस आपसे यहां पे देखिए। इसके बाद अपन यहां पे नोट्स में देखें तो साफ लिखा हुआ है कि सर्वाधिक लवणता वाले सबसे पहला है वॉन लेक, कहां पर, तुर्की में है, जिसकी लवणता सर्वाधिक है। इसके पश्चात आता है आपके मृत सागर और तीसरे नंबर पे आता है हमारे ग्रेट साल्ट लेक। तो ये प्रश्न भी हूबहू आपके नोट्स में से ही आया है।
इसके बाद यहां पर प्रश्न देखिए कि सूर्य की तुलना में चंद्रमा का ज्वार भाटा उत्पन्न करने का बल कितना गुना होता है। तो आप यहां पर नोट्स में देखिए साफ लिखा हुआ है कि सूर्य की तुलना में चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल 2.17 गुना क्या होता है, अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कार्टोग्राफी में जो स्टैटिक्स वाला पार्ट है उसमें से आया है। क्वेश्चन देखिए कि मानक विचलनों में विचलनों की गणना किससे की जाती है, और इसका आप यहां नोट्स में देखिए कि साफ लिखा हुआ है कि मानक विचलनों की गणना किसके द्वारा की जाती है, समांतर माध्य के आधार पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो आप देखिए आरेख प्रदर्शित कर रहा है, एक आरेख दिया है और आपसे पूछा गया है कि ये आरेख क्या प्रदर्शित कर रहा है, मतलब कौन सा सहसंबंध प्रदर्शित कर रहा है। तो अपने नोट्स में ये देखिए डायरेक्ट चित्र बना हुआ है कि जब सहसंबंध को प्रदर्शित करने वाली रेखा नीचे से ऊपर की तरफ मतलब बाएं से दाएं की तरफ ऊपर की ओर बढ़ती है तो अब क्या होता है, पूर्ण धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है। तो यह क्वेश्चन भी हमारे नोट्स में से हूबहू आया है। अब हम प्रक्षेप वाले टॉपिक की बात करें जिसको लेके स्टूडेंट्स काफी कंफ्यूज रहते हैं, तो देखिए इसमें से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आए हैं। यहां पर हम बात करें इस क्वेश्चन की तो डायरेक्ट पूछा गया है आपसे कि अंतरराष्ट्रीय प्रक्षेप किसका उदाहरण है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय प्रक्षेप किसका उदाहरण है, और यहां पर आप देखिए अपने नोट्स में साफ लिखा हुआ है कि यह एक संशोधित बहुशंकु प्रक्षेप है। जो अंतरराष्ट्रीय प्रक्षेप है वो किसका उदाहरण है, संशोधित बहुशंकु प्रक्षेप का उदाहरण है। इसके अलावा नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि कौन से महासागरीय धाराएं मौसम के अनुसार अपनी दिशा में परिवर्तन करती है। तो आपको पता है कि उत्तरी हिंद महासागर की धाराएं ऋतु के अनुसार क्या करती है, परिवर्तन करती है। 6 महीने एक दिशा में और 6 महीने दूसरी दिशा में चलती है। यहां पर आप नोट्स में देखेंगे तो साफ लिखा हुआ है कि उत्तरी हिंद महासागर की धाराओं में ऋतु के अनुसार दिशा में परिवर्तन देखा जाता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि बोन प्रक्षेप है, बोन प्रक्षेप किस प्रक्षेप का उदाहरण है। तो आप यहां पर देखिए साफ लिखा हुआ है कि बोन प्रक्षेप किसका उदाहरण है, एक शंक्वाकार प्रक्षेप का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलज खंड जाना जाता है मलज खंड किस खनिज के उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो मलज खंड मध्य प्रदेश में है और तांबे के उत्पादन के लिए जाना जाता है। काफी प्रसिद्ध खनन क्षेत्र है। तो आप देखेंगे साफ लिखा हुआ है अपने नोट्स में कि मलज खंड किसके उत्पादन के लिए, तांबे के खनन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय मृदा में ग्रीष्म ऋतु में दरारें पड़ जाती हैं जिससे मृदा में पर्याप्त ऑक्सीकरण होता है। तो हमने काली मृदा में पढ़ा, यहाँ पे देखिए साफ लिखा हुआ है कि काली मृदा की विशेषता है कि गर्मियों में इसमें गहरी दरारें पड़ जाती हैं और गीली होने पर ये चिपचिपी हो जाती है। तो गहरी दरारें पड़ जाने के कारण इसको स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है। साफ साफ ये लाइन ऐसे के ऐसे यहाँ पर हमारे नोट्स में लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि विश्व की सर्वाधिक व्यस्ततम नव्य नदी है। ठीक है, तो राइन नदी विश्व की व्यस्ततम नव्य नदी है। कोयले का अधिक परिवहन होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, कोयला नदी भी कहा जाता है। इसके तट पर, समुद्री तट पर रोटरडम नामक बंदरगाह भी स्थित है। तो ये देखिए पूरा का पूरा साफ ऐसे लिखा हुआ है कि विश्व की व्यस्ततम नव्य नदी कौन सी है, राइन नदी है। नेक्स्ट परिवहन में से ही हमारा क्वेश्चन है कि ओरिएंट एक्सप्रेस रेलमार्ग किन दो नगरों को जोड़ती है या ओरिएंट एक्सप्रेस रेलवे लाइन जोड़ती है। तो ओरिएंट एक्सप्रेस रेल लाइन यूरोप की महत्वपूर्ण रेलवे लाइन है जो फ्रांस की राजधानी पेरिस को किससे जोड़ती है,
कुस्तुनतुनिया से जोड़ती है, जो तुर्की का एक महत्वपूर्ण नगर है, या फिर हम यूं कह सकते हैं इस्तांबुल से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस हमारा प्रक्षेप वाले टॉपिक में से है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेप यथा आकृतिक प्रक्षेप का उदाहरण है। तो यहां पर देखिए साफ लिखा हुआ है कि यथा आकृतिक प्रक्षेप के उदाहरण है मर्केटर प्रक्षेप और त्रिविम प्रक्षेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वेज नहर का उत्तरतम पत्तन कौन सा है। तो यहां पर देखिए साफ लिखा हुआ है कि स्वेज नहर के उत्तरी तट पर पोर्ट सईद है, जबकि दक्षिणी तट पर स्वेज पत्तन स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कयाल या पश्च जल पाए जाते हैं। तो केरल तट पर या फिर हम कह सकते हैं मालाबार तट पर जो बैक वाटर्स हैं या फिर जो पश्च जल पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, कयाल कहा जाता है। और वेम्बनाद झील और अष्टमुडी झील किसका उदाहरण है, कयाल के ही उदाहरण है। तो ये भी लाइन सेम टू सेम इन नोट्स में से पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके कि प्रवाल भित्ति से संबंधित हिमानी नियंत्रण का सिद्धांत किसने दिया। तो यहां पर आपके हिमानी नियंत्रण का सिद्धांत किसने दिया है, दिल्ली ने दिया है। और प्रवाल भित्ति से संबंधित तीनों चारों सिद्धांत यहां पर लाइन से लिखे गए हैं। आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इन थ्योरीज में से डिटेल आपको नहीं पढ़नी है, केवल आपको नाम याद रखना है कि कौन सा सिद्धांत किसने दिया, क्योंकि केवल आपसे इस प्रकार से पूछे जाते हैं या फिर आपसे क्या करा सकते हैं, मैच करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने जलवायु विज्ञान में से है और क्वेश्चन है कोरियालिस बल तथा दाब प्रवणता बल के संतुलन से उत्पन्न रेखाओं के समानांतर बहने वाली पवन कौन सी है। तो ध्यान दीजिएगा जब कोरियालिस बल और दाब प्रवणता में संतुलन स्थापित हो जाता है तो पवनें क्या होती है, समानांतर चलती है समदाब रेखाओं के। तो उनको क्या कहा जाता है, भू विक्षेपी पवनें या फिर जियोस्ट्राफिक विंड्स कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिफ्ट घाटी किससे संबंधित है। तो यहां पर साफ लिखा हुआ है भ्रंशों से निर्मित आकृतियां, और पहली ही चीज है रिफ्ट घाटी। ठीक है, रिफ्ट घाटी किससे संबंधित है, भ्रंशों के द्वारा उत्पन्न स्थलाकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर भू संतुलन के संदर्भ में किसने कहा कि परिवर्तित गहराई के साथ घनत्व समान रहता है। तो एयरी महोदय का कथन है, साफ लिखा हुआ है कि गहराइयों में परिवर्तन होता है जबकि घनत्व क्या रहता है, एक समान है। तो ये स्टेटमेंट भी हूबहू आपके प्रश्न पत्र में पूछा गया है। के अलावा दो क्वेश्चंस यहां पर स्थानांतरणशील कृषि में से पूछा गया है। देखिए यहां पर जो पूछा गया है वो है कि ब्राजील में स्थानांतरणशील कृषि को क्या कहा जाता है। तो स्थानांतरणशील कृषि को क्या कहा जाता है, रोका कहा जाता है। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपको 4 स्थानांतरणशील कृषियों के नाम दिए गए हैं, एक तरफ आपको 4 क्या दिए गए हैं, देशों के नाम दिए गए हैं। तो जो ये हमारे स्थानांतरणशील कृषियों की सारणी है जिसमें कौन सी जगह पर स्थानांतरणशील कृषि को क्या कहा जाता है, आपको ये याद रखनी है। हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आपसे यहां से पूछा जाएगा। तो देखिए ये पूरी की पूरी सारणी है और दोनों क्वेश्चन यहीं से पूछे गए हैं। इसके बाद अगर भारत के भूगोल की बात करें तो यहां पर देखिए 10 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है। साफ लिखा हुआ है अंडमान द्वीपों को निकोबार से या फिर छोटा अंडमान को उत्तरी निकोबार से अलग करता है। अब हम बात करते हैं ज्योग्राफिकल थॉट्स की, और ज्योग्राफिकल थॉट्स के जो आपके 8 से 10 प्रश्न आए पूरे के पूरे प्रश्न किसमें से आए हैं, हमारे नोट्स में से ही आए हैं। सबसे पहले बात करें हम तो प्रश्न संख्या 85 पेशेवर पत्रिका एनल्स डी ज्योग्राफी का आधारशिला किसने रखी। तो देखिए वाइडाल डी ब्लास जो फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे, इन्होंने एनल्स डी ज्योग्राफी की क्या रखी, आधारशिला या फिर नींव रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेचर ऑफ ज्योग्राफी किसकी पुस्तक है। हॉर्शॉन की केवल 2 ही पुस्तकें फेमस है, नेचर ऑफ ज्योग्राफी और पर्सपेक्टिव नेचर ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, तो दोनों की दोनों पुस्तकें एग्जाम में पूछी जाती है। साफ लिखा हुआ है कि नेचर ऑफ ज्योग्राफी किसकी पुस्तक है, हॉर्शॉन की पुस्तक है।
इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, अज्ञात भूमि या टेरा इनकॉग्निटा का संकल्पना या सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो देखिए आप साफ लिखा हुआ है कि टॉलमी ने यह सिद्धांत अज्ञात भूमि की संकल्पना प्रतिपादित की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा मानव भूगोल मानव पारिस्थितिकी है? तो एच बैरोज का कथन है ये कि मानव भूगोल क्या है? मानव पारिस्थितिकी है। इसके अलावा देखिए थॉट्स का एक क्वेश्चन है, राज्य की जैविक संकल्पना लेबन्सराम का प्रतिपादन किसने किया? तो जर्मन भूगोलवेत्ता रेटजेल की प्रसिद्ध संकल्पना है लेबन्सराम या फिर रहने के लिए स्थान, और इन्होंने ही राज्य की जैविक संकल्पना का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो ये क्वेश्चन का आंसर भी आपको सीधे सीधे यहां पर मिल जाएगा। इसके अलावा आर्थिक भूगोल में हम बात करें तो क्वेश्चन पूछा गया है हमसे, चिक्विकामाटा सबसे बड़ी खान है, किस खनिज की सबसे बड़ी खान है? तो चिक्विकामाटा चिली में तांबे की विश्व की सबसे बड़ी खान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक भूदृश्य की संकल्पना किसने प्रस्तुत की? ठीक है, तो कार्ल और सावर ने सांस्कृतिक भूदृश्य की संकल्पना प्रस्तुत की। तो ये तो केवल कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम बता रहे हैं कि अपने नोट्स में से आए हैं। इसके अलावा भी लगभग सभी सवाल अपने नोट्स में से या तो सीधे तौर पर पूछे गए या तो प्रत्यक्ष रूप से पूछे गए हैं या फिर अप्रत्यक्ष रूप से पूछे गए हैं। तो मैं स्टूडेंट्स आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि यदि आपको ऐसा लगता है कि समय काफी कम रह गया है और आपका सिलेबस काफी ज्यादा है और अब हम इसको पूरा नहीं कर सकते हैं या फिर हमारे लिए काफी दिक्कत आ रही है, तो आप अतुल्य भारत एकेडमी के नोट्स का सहारा ले सकते हैं जो काफी संक्षिप्त हैं। इसमें बुक्स में जो बिना काम की लाइनें लिखी होती है वो नहीं है, केवल फैक्चुअल लाइनें लिखी हुई है और जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। इन नोट्स को बनाने में कई वर्षों का अनुभव और कई वर्षों की मेहनत है। पूरे पुराने पेपरों का आकलन किया गया है कि किस प्रकार के प्रश्न आरपीएससी के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, किस प्रकार के प्रश्न आपके दूसरे स्टेट्स के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उन सभी फैक्ट्स का इसमें क्या किया लग गया है, समावेश किया गया है। तो अगर आप इनको पढ़ते हैं तो ये आपके लिए काफी क्या होंगे, लाभदायक होंगे। काफी शॉर्ट फॉर्म में लिखे गए हैं और सबसे महत्वपूर्ण चीज, जो स्टूडेंट्स काफी महंगे महंगे कोचिंग कोर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके लिए ये काफी लाभदायक हो सकते हैं। तो एक बार आप किसी भी पार्ट के नोट्स को परचेज करके देखिए, आपको लगेगा कि हाँ ये नोट्स काफी क्या है हमारे लिए महत्वपूर्ण हो, तो आप बाकी को परचेज करके देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पूरे के पूरे नोट्स एक साथ परचेज करने हैं। तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, आपके उन साथियों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए जो कोचिंग नहीं कर पाए या फिर जो स्कूल व्याख्याता के लिए भूगोल विषय से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अब लगभग 35 से 40 दिन का ही समय बचा है। इस काफी कम समय में हमें अच्छी से अच्छी तैयारी करनी है ताकि एक सीट पर हमारा सिलेक्शन पक्का हो।